सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों उन्होंने उषा कविता के प्रस्तुतों पर चर्चा की थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग अपने पोर्टल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि 12वीं के किसी भी छात्र छात्राओं ने आज तक मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है। तो मुझसे यही लगता है कि जो भी पाठ मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सभी पाठों को अच्छी तरह से समझ लिए हो। सभी विषयों के संबंध में आपको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई है। पहला ये हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि आप लोगों को लगता होगा कि इसके पीछे जो उन्होंने डाटा भरवाया है उसको क्यों उपयोग में लाकर खर्च किया है। तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है इस माध्यम के अलावा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, सर ने बता ही दिया है, दिलीप सर ने, और आप लोगों को जो एक असेसमेंट किया जाएगा उससे संबंधित जो सिलेबस है उन्होंने आप लोगों को दे भी दिया है। बावजूद इसके मैंने अभी तक कोई भी प्रश्न आप लोगों की तरफ से नहीं देखा। और हम लोग क्या हो रहा है, एक एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं, फिर वो विषय पूरा हो जा रहा है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं। तो मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपके मन में किसी भी विषय को लेकर कहीं भी कोई प्रश्न हो, आप लोग अपने ई पोर्टल का उपयोग करते हुए उसे कृपया लॉगिन कीजिए। जो भी प्रश्न मन में उठ रहे हो उससे मुझसे पूछ लीजिए, मुझसे या दिलीप सर से, जिससे भी आपको सुविधा हो पूछ सकते हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास कौन थे, किसी परिचय के मोहताज नहीं। जैसे ही रामचरितमानस की बात आती है तो गोस्वामी तुलसीदास का चेहरा सामने आ जाता है। मैंने उसके रचयिता तो यही है, उसके रचनाकार तो यही है। तो भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां सूरदास कृष्ण भक्त थे वहीं तुलसीदास क्या थे, राम भक्त थे। और देखिए इसलिए इन्हें क्या किया गया, गोस्वामी तुलसीदास का। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बादा, यानी जो उत्तर प्रदेश में है, तो बादा जिले में इनका जन्म किस गांव में हुआ था, तो राजापुर गांव में माना जाता है। मैंने क्या होता है कि पहले के जो भी कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, उनके जन्म के संबंध में कई भ्रांतियां या किंवदंतियां प्रचलित थी। तो इसलिए इनका जन्म भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जिसका नाम मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत लिया था, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये उनकी रचनाएं थी। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। देखिए आरंभिक पंक्तियों में ही कवि ने कितनी बड़ी बात कही है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहि सुजाना, जो बरसे बरबार विचारू, कोई है कवित मुक्ता मनि चारू, कीर्ति वनिति भूत बल सोई, सूर सरी सम सब का हित होई। हृदय सिंधु मति सीप समान, बोले हृदय जो है सिंधु के समान विशाल होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, जिसमें क्या होता है छोटी छोटी सीप भी उसमें समाये हुए रहते हैं। मैंने हृदय में हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं वो यह कहना चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भेदभाव की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए।
छुआछूत, भेदभाव, ये जो समाज में जो प्रचलित था उस समय के लिए, वो सारी भावनाएं हमारे भीतर ही होनी चाहिए। थे सिंधु के समान विशाल व्यापक होना चाहिए। स्वाति सारद कही सुजाना जो बरसे बरबारी विचार। स्वाति नक्षत्र में एक वर्षा होती है तो क्या होता है कि उसके संदर्भ में कई बातें प्रचलित है कि जैसे क्या होता है केले में पत्ते पे गिरता है तो कपूर होता है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, ये सारे। और अगर विषैले सांप में अगर गिरता है जो जहरीला सांप है उसमें और वो अधिक जहरीला होता है। तो ये स्वाति नक्षत्र के बोले कि जब वो वर्षा होती तो बहुत विचार कर सोच समझ कर वर्षा होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम किसी के साथ कुछ बोलने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो हमें बहुत सोचकर विचार कर ही कुछ करना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बोली एक अमूल है जी की वो बोली जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। अगर हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको अपने हृदय के तराजू पर तौल लेने की जरूरत है। मैंने जांच परख लेने की आवश्यकता है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ सही है या गलत है, उसके बाद ही हमें बोलना चाहिए। यानी मुख बाहर आने, मुख से बाहर निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए बंदूक से जब गोली छूट जाती है तो क्या उसे फिर से बंदूक में ला सकते हो वापस? नहीं। धनुष से बाढ़ छूट जाती है? नहीं। उसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति को अगर कुछ बोल देते हैं तो उस फिर बातों को तो वापस नहीं ले सकते। देखिए आप कहते हो कि वही है कभी गुप्ता मणि चारू, मणि जो बन जाता है कीर्ति भनिति भूति बल सोई। और अन्यथा क्या होता है कि जितने भी आपकी कीर्ति है, आपका यश है, वो सब धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। आपके एक आप मान लीजिए 10 अच्छे काम कीजिए, आप लोग भी लोग तारीफ करे या न करे आपकी, लेकिन आप एक गलत काम कर दीजिए, देखिए तुरंत आपके बारे में लोग बातचीत करना आरंभ कर देंगे। सुर सरी सब हित होई, इसलिए क्या है हमेशा दूसरों के हित, सबके हित, कल्याण के बारे में सोचिए। भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है, यानी लोगों की तरफ उन्मुख, यानी लोगों से जुड़ी हुई है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। मैंने लोगों का कल्याण चाहने वाले कवि के रूप में इनको स्थान मिला है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधि एवं ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बोला। मैंने संस्कृत भाषा में निपुण होते हुए इन्होंने संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन का कार्य नहीं किया। उस समय की जो प्रचलित भाषा थी अवधि और ब्रज भाषा, उसमें उन्होंने रचनाएं लिखी। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का द्वंद्व है। द्वंद्व अंतर मैंने संघर्ष से, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर, मैंने लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए जहां वो एक तरफ झुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शिल्पगत मर्यादा को भी ध्यान में रखा है। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य बनाने तथा लोक गृहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। मैंने कैसे शास्त्रीयता को भी लोगों को समझ में आ सके, लोग उसे ग्रहण कर सके, इसकी कोशिश करते, और लोगों को कैसे जो भावना है, जो संवेदना, उसको शास्त्र के अनुरूप व्यक्त कर सके, ये गुण उनमें देखने को मिलते थे। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय की कमी है। मैंने दोनों में एक सामंजस्यता दिखाने की कमी है। ये द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वही समन्वय उनके ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता एवं शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। मैंने इन्होंने कोशिश की थी, राम राज्य किसे कहते हैं, जहाँ सभी लोग एक समान है, जहाँ किसी के प्रति कोई किसी के मन में दुर्भावना न हो। तुलसीदास की लोक एवं शास्त्र दोनों में ही गहरी पैठ है। मैंने उसकी जानकारी छोड़ी तथा जीवन एवं जगत की व्यापक
अनुभूति और मानविक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है, मतलब उनको ज्ञान था उसका, जानते थे उस बारे में। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रेखांकित कर लीजिए पंक्तियों को कि इन्हें महाकवि क्यों कहा जा सकता है। तो जीवन और जगत की जो अनुभूति और मानविक प्रसंगों की जो उन्हें ज्ञान थी, समझ थी, इसी का उन्हें महाकवि कहा जाता है। और इसी से प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध, विशेषकर रामचरितमानस। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। मैंने वहां पे जो उन्होंने आदर्श पात्रों की कल्पना की, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा से लेकर जो उन्होंने आदर्श की स्थापना की है कि एक परिवार, एक समाज कैसा होना चाहिए, उसकी जो परिकल्पना की है, इसी के कारण और अधिक प्रसिद्धि मिली। उनके सीताराम ईश्वर के अपेक्षा तुलसी के देश काल आदर्शों के अनुरूप मान्य धरातल पर पुनः सृष्टि चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण एवं कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कर दिए। मैंने उन्होंने आदर्श की स्थापना की और किस आधार पर, तो उस समय का जो समाज था, यानी गृहस्थ जीवन जो है, यानी ग्रामीण और कृषक संस्कृति को दिखाया पूर्व परिवेश को। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र प्रचलित सारे भावात्मक एवं काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुत समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी और ब्रज भाषा, तो दोनों संस्कृति यानी कथाओं, सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। मैंने ये उन्होंने चित्र सीताराम का ही चित्र नहीं किया, रामचरितमानस में उन्होंने जहाँ कृष्ण गीता वाले लिखा हुआ पे राधा कृष्ण का भी चित्र देखने को मिलता है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के चित्र में भी तुलसीदास को है। ये था तुलसीदास का जीवन परिचय कि किस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में समन्वय की, यानी सामंजस्यता स्थापित करने का प्रयास किया था। किस प्रकार उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय क्या बनाया, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने पढ़ा। अगले दिन जो कविताएं उनकी पढ़नी है उसका सारांश हम लोग पढ़ेंगे।